खान की कश्ती भंवर में बुरी तरह फंस चुकी है। कुछ अपने लाइफ जैकेट्स पहनकर छलांगे लगा रहे हैं तो कुछ अपने कप्तान की तरफ उंगलियां उठाकर अपनी जानें बचा रहे हैं। गुज़िश्ता कई रोज से लापता साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान अचानक मंजर आम पर आए। पहले साइफर केस में 164 का बयान रिकॉर्ड करवाया और आज 190 मिलियन पाउंड के केस में नैब के सामने पेश होकर सब सच सच बता दिया है। सहाफ़ी हैं एजाज सैयद, इनकी रिपोर्ट के मुताबिक आज़म खान ने अपने बयान में 190 मिलियन पाउंड से मुताल्लिक पहले से मौजूद दस्तावेज़ात की तस्दीक की और नैब हुकाम को बताया कि पैसे किस तरह से अदा किए गए। उन्होंने कहा कि वो इन सारे मामलात के ऐनी शाहिद हैं। साबिक वज़ीर आज़म भी उन्हें इस हवाले से याद करते रहे हैं और हिदायत देते रहे हैं। आज़म खान ने हुक्काम को ये भी बताया कि काबीना ने जिस समरी की मंजूरी दी उसकी तैयारी में बुनियादी किरदार जो था वो शहजाद अकबर का था। कैबिनेट इजलास में समरी पेश करने से पहले एक मीटिंग इमरान खान के साथ हुई थी जिसमें शहजाद अकबर भी मौजूद थे, लेकिन इससे पहले साबिक वफाकी वजीर फैसल वाबदा की जानिब से ये दावा किया गया था कि कैबिनेट से जिस मुआहदे की मंजूरी ली गई है वो सील था और किसी के इल्म में कुछ था नहीं। यहाँ तक कि उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान भी इससे लाइल। शहजाद अकबर साहब ने एक सील्ड एनवलप था, उन्होंने कहा कि मैं नहीं खोल सकता उसकी। ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सिचुएशन है कि ये हम यहाँ डिस्कस भी नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर को भी जो हमें उस वक्त समझ में आ रही थी वो भी सुन रहे थे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिनके बारे में उनको पहले ब्रीफ किया हुआ। लेकिन नाज़रीन, इस मुआहदे के मरकजी किरदार और साबिक वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर फैसल वाडा के दावे को झूठा करार देते हुए कहते हैं कि कैबिनेट में कोई सील लिफाफा पेश नहीं किया गया था, बल्कि उसकी कॉपी इस इजलास में मौजूद तमाम अफराद के सामने रखी हुई थी। बाद में फिर कैबिनेट ने खुद इस मुआहदे को सील करने की मंजूरी दी थी। फैसल वाडा एक इंतहाई झूठा शख्स है। बंद लिफाफे की तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ बंद लिफाफा कहाँ से आ गया। हर काबीना के मेंबर के सामने मेज के ऊपर वो रखा जाता है जब आप उसको समरी को प्रूव करते हैं। वो कहते हैं जी खुफिया मुआहदा कॉपी नहीं थी, वो कॉपी ही तो सील की थी उन्होंने, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आगे डी सील करके नैब को दे दी। अब ये भी एक बड़ा मसला है, अब लिफाफा सील था या नहीं था ये तो नैब की तहकीकात में ही पता चल जाएगा। लेकिन एक बात जो सामने आई है वो ये कि इमरान खान साहब उससे लाइल नहीं थे और ये सब शहजाद अकबर की मुशावरत के साथ कैबिनेट में पेश किया गया था। एक और केस नाज़रीन जो खान साहब के लिए मुश्किलात खड़ी करता जा रहा है वो साइफर का है, जिसकी तहकीकात के लिए FIA ने खान साहब को 25 जुलाई को तलब कर रखा है। वज़ीर कानून गुज़िश्ता रोज़ ही ये वाज़े कर चुके हैं कि FIA सीक्रेट एक्ट को सामने रखते हुए कार्रवाई करेगी और इस केस में कम से कम 2 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 14 साल तक की सज़ा हो सकती है। उधर JIT ने जिना हाउस समेत दीगर मुकदमात की तफ्तीश में चेयरमैन PTI को कसूरवार करार दे दिया है। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली कहते हैं कि चेयरमैन PTI को जुर्म में मावनत करने पर चार्ज किया जा रहा है। अगर चेयरमैन PTI को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो सबूत सफ़ाए मसल पर लाने में रुकावट होगी, लिहाजा उन्हें फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर अदालत में सरकार की नुमाइंदगी करता है और आज के इस बयान से ये बात वाज़े हो चुकी है कि बंद कमरों में हुई बातें हकीकत का रूप धारने वाली हैं कि अगले इलेक्शन में खान साहब जेल में होंगे और नायल भी होंगे। शायद उनका इंतखाबी निशान भी ना बैलेट पेपर पर नहीं होगा। हालात और वाक़यात इन दावों को तक़वियत दे रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, असेंबली की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ 20 रोज़ रह गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान सेटअप पर इत्तेहादियों से मुशावरत के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसमें अयाज सादिक हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, एहसन इकबाल हैं, इसहाक डार हैं। ये कमेटी पीपल्स पार्टी JUI और इत्तेहादियों से मुशावरत करेगी और बराह रास्त नवाज शरीफ से राबते में रहेगी। तो ये आज के अहम इशूज़ हैं जिस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया आपका स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे शर्मिला फारूकी साहिबा ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर निहाल हाशमी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, आपसे बात का सर आगाज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सर कि आज़म खान को PTI के दौर में ही डिफेक्टो वज़ीर आज़म भी कहा जाता था। उन्हें चेयरमैन PTI और दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफात की बुनियादी वजह जड़ उनको करार दिया जा रहा था। PTI के दौर में सर आहद चीमा, फवाद हसन फवाद, ये वो लोग हैं जिनके ऊपर बड़ा प्रेशर, बड़ा दबाव था। इनके पूरे करियर्स तबाह हो गए, लेकिन इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ या नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ मुँह नहीं खोला। लेकिन ऐसा क्या हो गया सर कि आज़म खान 1 महीने की मुबैना गुमशुदगी के बाद जब वो वापस आते हैं तो फिर एक केस में वो वादा माफ गवाह बन जाते हैं, दूसरे केस में आज वो नैब को बयान रिकॉर्ड करवा देते हैं। सर क्या हुआ ऐसा? देखें, इमरान खान की एक पर्सनैलिटी है कि वो डिपेंडेंट रहता है क्योंकि उसने खुद काम नहीं करना।
اور نہ اسے کام آتا ہے، بلکہ 2018 میں ایک بہت بڑے مقام کے اوپر بیٹھے ہوئے شخص کے پاس میں اسی لیے گیا تھا کہ اس کو کام نہیں آتا، اس نے سوائے 12-11 آدمیوں کی کرکٹ ٹیم کے علاوہ اس کو واقعی کچھ نہیں آتا تھا، تو اس کے لیے کچھ ایسے بندوں کا بندوبست کیجئے، ایسے لوگ ہوں جو اس کو سنبھال سکیں۔ لیکن اس کی اپنی چوائس تھی اعظم خان کو اتنا پاورفل کس نے کیا؟ اعظم خان نے اس کا بیڑا غرق نہیں کیا، اس نے اعظم خان کا بیڑا غرق کر دیا۔ اس نے اعظم خان کو اس سٹیج پہ لے کے چلا گیا کہ بیوروکریسی ساری کو اس نے کارنر کر دیا، لوگ ناراض ہو گئے، آفس آف پرائم منسٹر ایک ڈرامہ بن گیا اور چیزیں گڑبڑ ہوئیں۔ اب جو معاملات اس وقت چلتے رہے اور جو چیزیں ہوتی رہیں وہ اتنی کھلی ڈلی تھیں اور اتنی آزادانہ تھیں کہ اس کے اندر ایک نیکسس بن گیا جس میں اعظم خان، شہزاد اکبر، گوگی صاحبہ، محترم مرشد صاحب کی بیگم صاحبہ، یہ سارا ایک نیکسس تھا جو آپریٹ کر رہا تھا۔ اعظم خان ہے بیوروکریٹ، اس نے اپنی چیزوں کو اس طریقے سے نہیں چلانا جیسے باقی چلاتے تھے، اور تمام چیزیں راؤٹ ہوتی تھیں تھرو ہم، ایک چیز کا ریکارڈ واز ود ہم۔ تو جب اب جو ہینیس کرائمز کر دیے بھائی صاحب نے، تو ہر کسی کے گلے میں پھندا تو آنا ہے۔ اب جب وہ پھندا جیسے لیکن سر جو آپ بات کر رہے ہیں نا اعظم خان کے حوالے سے، خان صاحب بڑے شیور ہیں، باقی لوگوں کو اگر آپ دیکھیے، آپ پرویز خٹک صاحب نے اپنی پارٹی بنا لی، استحکام پاکستان پارٹی کے آپ خود ممبر ہیں، جتنے بھی لوگوں کی عمران خان صاحب کے سامنے بات ہو رہی ہے، خان صاحب سب کو گڈ لک کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر اعظم خان کے حوالے سے خان صاحب بڑے شیور ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جب تک ان کے سامنے بات نہیں آ جاتی۔ تو کیا کہتے ہیں آپ، کیا خان صاحب کو اعظم خان کے حوالے سے مزید کوئی دھچکا لگنے والا ہے، کچھ اور چیزیں مزید سامنے آنے والی ہیں؟ وہ پولیٹیکل لوگوں کے بارے میں اس کا رویہ اور ہے، اعظم خان کے بارے میں بھی وہ یہی کہے گا، گوگی کے بارے میں وہ یہی کہے گا، ان کا دفاع بھی کرے گا اور ان کے بارے میں یہ چیزیں کہے گا، کیونکہ اس کو پولیٹیکل سسٹم یا پالیٹکس کا کوئی نہ اندازہ ہے نہ اس طرف جانے کا شوق۔ باقیوں سے تو اس کی شدید نفرت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی چوائس کے ہیں، ان کو اس نے اپنی چوائس سے بٹھایا، اور تمام جب کام کیے، کیونکہ اس کو کام نہیں آتا، جب یہ تمام کام ہو رہے تھے تو آن ریکارڈ یہ لوگ تو موجود تھے۔ اب جیسے جیسے پھندا کستا جائے گا چیزیں باہر آتی جائیں گی۔ اعظم خان سول وٹنس ہے، اب اعظم خان کی کہی ہوئی بات کو کون ڈینائی کرے گا؟ چاہے وہ ہے سر توشہ خانہ میں کوئی اہم رول پلے کر سکتے ہیں ویسے اعظم خان کو طلب کر رکھا ہوا ہے نا، ہر چیز میں کرے گا اعظم خان رول پلے، کیونکہ پرنسپل وعدہ معاف گواہ بنیں گے۔ کیوں نہیں بنے گا؟ کیا اس کو اس کے پیچھے اس کو موت کھڈے میں جانا ضروری ہے اس کے لیے؟ اس نے تمام دباؤ میں آ کر بنیں گے؟ نہیں، جان ہر کسی کے لیے پیاری لگتی ہے۔ انفارمیشن کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں یا تجزیہ کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا تجزیہ دیکھیں، جان ہر کسی کو پیاری ہے، کوئی اس کے ساتھ اس لیے نہیں ملا تھا کہ یہ آگ میں کودے گا تو باقی بھی آگ میں کود جائیں گے۔ لوگ اس کے ساتھ ملیٹنٹ پارٹی کے طور پر تو گئے نہیں تھے، لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں پروگریسو چل کے پھر کہیں نہ کہیں واپس آ جائے گا۔ تو اعظم خان کہاں جائے؟ اعظم خان اس کے پیچھے کیوں اپنے آپ کو برباد کرے گا؟ وعدہ معاف گواہ ہوتا کیا ہے؟ اس کو بننا چاہیے اور بنے گا انشاءاللہ۔ مارشل لاء کے ادوار میں تو بڑے وعدہ معاف گواہ ہم دیکھتے رہے ہیں، روایت رہی ہے